हेलो साथियों, आज एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत है सनाया एजुकेशन पर। आज साथियों हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। जो हमने एनिसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों पार्ट हम शुरू कर चुके हैं। ये जो आप सीरीज़ देख रहे हो ये 10,000 MCQ प्लस की सीरीज़ है। इसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ आप जाकर उसको देख सकते हो। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिख सेना कहलाती थी, जो सिख सेना है वो क्या कहलाती थी? तो सिख सेना कहलाती थी खालसा। क्या कहलाती थी? खालसा। सबसे पहले जो सिखों में सैनिकों की भावना पैदा करी थी, सैनिक भावना जो सिखों में पैदा करी थी वो करी थी हरगोविंद ने। साथियों, हरगोविंद ने सिखों में सैनिक भावना पैदा करी थी। और 1699 में गुरु गोविंद सिंह, कौन? गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी 1699 में। और खालसा पंथ की स्थापना करने के साथ उन्होंने 80,000 खालसा सेना की भी भर्ती करी थी। तो इसलिए जो सिख सेना है वो खालसा कहलाती है। क्या कहलाती है? खालसा। तो याद रखना। और जो सिख समुदाय है इसकी जो स्थापना करते हैं वो गुरु नानक जी करते हैं। और सिखों में 10 गुरु हुए हैं, जिनमें प्रथम गुरु गुरु नानक है और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह माना जाता है, जो कि 10वें गुरु हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। जो भारत का जो समुद्री मार्ग है, भारत के लिए जो समुद्री मार्ग आता है उसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? तो उसका खोज का श्रेय साथियों पुर्तगालियों को जाता है। 1498 में वास्को डिगामा, ठीक है साथियों, कौन? वास्को डिगामा कालीकट के जो प्रसिद्ध बंदरगाह है कप्पक ढाबू, क्या है? कप्पक ढाबू बंदरगाह पर आते हैं, जहां हिंदू राजा जोमोरिन उनका हार्दिक स्वागत करता है और उनको मसाला और जड़ी बूटी ले जाने की आज्ञा प्रदान करता है। तो याद रखना, जोमोरिन उनकी स्वागत करता है, पुर्तगाली था। वास्को डिगामा 1498 में आता है, कालीकट के जो बंदरगाह है कप्पक डाबू वहाँ वो आता है और केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली सबसे पहले समुद्र मार्ग खोज का श्रेय जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो जो पहला अंग्रेज जहाज था वो था रेड ड्रैगन। क्या नाम था उसका? रेड ड्रैगन। पहले इसका नाम रेड ड्रैगन नहीं, पहले इसका नाम था स्पेनिश मैन। क्या नाम था? स्पेनिश मैन इसका पहला नाम था, स्पेनिश मैन। ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर रेड ड्रैगन कर दिया। और ये रेड ड्रैगन की भारत की पहली यात्रा थी। इनकी जो प्रथम यात्रा थी वो भारत की ही यात्रा थी। ठीक है, याद रखना। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया। ठीक है, ब्रिटेन का जहाज़ था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली बार इसका प्रयोग किया गया। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? जो केप ऑफ गुड होप जो रास्ता है इसकी खोज की थी वास्को डिगामा ने। 1498 में ये भारत आता है केप ऑफ गुड होप के रास्ते के द्वारा। और साथ ही ये कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर भारत पहुंचता है। और उस समय वहाँ का जो हिंदू राजा था जमोरिन इनका हार्दिक स्वागत करता है और यहाँ से उसे मसाला और जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो समुद्र रास्ते के द्वारा जो खोज की गई है भारत की, वो वास्को डिगामा द्वारा की गई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। जो फ्रांसीसी चुनौती है वो अंत हो गई थी। तो इसका सही आंसर होगा वनडिवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच। वनडिवास 1760 में। कब हुआ था? 1760 में। ठीक है, 1760 में ये युद्ध हुआ था।
और इसमें साथियों जो ब्रिटिश है उन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया और इस तरीके से भारत में फ्रांसीसियों का अंत हो गया था। तो वनडिवास का जो युद्ध हुआ था वो मैं पहले बता चुका हूँ 1760 में हुआ था, और इसमें जो ब्रिटिश सेना उन्होंने फ्रांसीसियों को हराकर फ्रांसीसियों को भारत में कमज़ोर अंत कर दिया था। ठीक है, बात कर लेते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था साथियों 1757 में। ठीक है साथियों, बक्सर हुआ था 61 में। ठीक है, तो याद रखना प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, अंग्रेज़ों के जो सेना अध्यक्ष थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, उनके बीच ये युद्ध हुआ था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? जो महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे वो थे साथियों अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जो अल्बुकर्क है इसे पुर्तगाली जो शक्ति है उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक जो पुर्तगाली सत्ता है उसकी जो वास्तविक नींव है, वास्तविक संस्थापक है, वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही 1510 में, ठीक है, किसमें 1510 में इन्होंने जो गोवा जीता था आदिल शाही सुल्तान से। किससे? आदिल शाही सुल्तान से इन्होंने गोवा जीता था। ठीक है, याद रखना 1510 में। और ये जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे। तो याद रखना इन्होंने जो आदिल शाही सुल्तान से जो गोवा है वो कब जीता था? 1510 में जीता था। असली संस्थापक जाना जाता है अल्बुकर्क को। ठीक है, तो याद रखना अल्बुकर्क। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? जो बम्बई साथियों दहेज में दिया गया था वो दिया गया था जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उनका नाम था कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन। पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिसका नाम कैथरीन था, उसके साथ विवाह करने पर इनको मुंबई दहेज में दिया गया। और चार्ल्स द्वितीय ने ये मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो याद रखना जो पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन, उसके साथ चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई। चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में मिला था। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों को गलत जोड़े बनाया गया है? जो पांडिचेरी है फ्रांसीसी मार्टिन के द्वारा बसाया गया था। अहमदाबाद अहमद शाह के प्रथम द्वारा बसाया गया था। मद्रास जो बसाया था फ्रांसिस डे ने बसाया था। और कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नहीं बसाया गया। जबकि कलकत्ता जो साथियों जो कलकत्ता, तो इसका पहले तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कलकत्ता जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा न बसाकर जॉब चार्नविक, क्या नाम है? जॉब चार्नविक के द्वारा बसाया गया था। चारनाक भी बोल देते हैं इसको, चार्नविक भी बोल देते हैं। तो याद रखना जॉब चारनाक के द्वारा ये कलकत्ता शहर बसाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने तो प्लासी का युद्ध था जो उसमें ब्रिटिश की तरफ से सेनाध्यक्ष का कार्य किया था। तो याद रखना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? जो डच थे उनका सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा पुलिकट। पुलिकट में जो डच हैं उनका सबसे प्रारंभिक उपनिवेश हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना जो ये पुलिकट है यह कोरोमंडल तट पर है। पुलिकट है यह कोरोमंडल तट पर है। कोरोमंडल तट पर है। तो डच का सबसे प्रारंभिक औपनिवेशिक बस्ती कहाँ थी? वो पुलिकट में थी। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताओ। तो जो भव्य स्वागत करा था
पुर्तगाली वास्को डी गामा का वो करा था। जो कालीकट का राजा था वो थे जयमोरिन, जो कि हिंदू राजा थे। 1414 ये जो वास्को डी गामा आया था वो 17 मई 1498 में कालीकट का जो कप्पक डाबू बंदरगाह है वहाँ वो आया था, जहाँ पर जयमोरिन ने इसका गर्मजोशी से स्वागत करा था। और ये 1502 में फिर से भारत की यात्रा पर आया था। 1498 में वहाँ से मसाले और जड़ी बूटी की आज्ञा प्रदान ले जाने की आज्ञा प्रदान जयमोरिन इनको कर दी थी। तो वो पुर्तगाल जाकर फिर दोबारा से 1502 में भारत आया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। पांडिचेरी का वो है फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? तो जो फ्रेंच कंपनी थी उसको शक्तिशाली बनाने का प्रयास किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले थे, इन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। ठीक है साथियों, याद रखना। तो इसका सही आंसर होगा जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिनमें मराठा बहुत बुरी तरीके से हार गए और अहमद शाह इस युद्ध को जीत गए थे। ठीक है, उस समय जो भारत पर शासन था वो शाह आलम द्वितीय का था। तो याद रखना शाह आलम द्वितीय का। प्रश्न नंबर 13, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी है साथी वो शुरू करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। डी अल्मोड़ा जो साथियों हैं इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी एक्चुअली में है क्या थी कि जो पुर्तगालियों को हिंद महासागर और अरब सागर में एकमात्र शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। हिंद महासागर और अरब सागर में जो पुर्तगाली थे ये एकमात्र व्यापारिक शक्ति इनके पास हो, यही ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ताकि इनको जो व्यापार है वो आसानी से हो सके। तो याद रखना ब्लू वाटर जो पॉलिसी शुरू की थी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने शुरू की थी। सबसे जो शक्तिशाली हुए हैं पुर्तगालियन वो हैं अल्बुकर्क, जिन्होंने 1510 में आदिल शाही जो शासक थे उन्होंने उनसे गोवा जीता था। मुर्शीद, कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये साथियों जो नवाब थे ये थे बंगाल के। ठीक है, मुर्शीद जो कुली खान हैं ये जो नवाब होते हैं ये बंगाल से हैं, और जो सिराजुद्दौला है जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों को जो सेना अध्यक्ष थे रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला बुरी तरीके से हार गए। इसका हारने का प्रमुख कारण था जो इसका सेनापति था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और उसकी वजह से ये प्लासी का युद्ध हार गए थे। ठीक है, तो याद रखना ये सारे बंगाल के नवाब थे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो कौन सी संधि थी जिसके तहत शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने का अधिकार इनको मिला था? तो इसका सही आंसर होगा वो थी इलाहाबाद की संधि। एक्चुअली में होता क्या है साथियों, ये बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और 1764 में साथियों 1764 में ही ये युद्ध उस समय शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच होता है, जिसमें जो शाह आलम द्वितीय की सेना हार जाती है और
उनके बीच एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि, जिसमें इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी का अधिकार था, जो कर प्राप्त करने का अधिकार था, वो सब अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। और यहाँ से फिर चालू होते हैं अंग्रेज़ों की लूट। वो डबल टैक्स, डबल कानून, डबल कर वहाँ की जो नागरिक हैं उन पर लगा देते हैं, और उनको वहाँ से वो इसे जो ये दौर था, इस समय उन्होंने, अंग्रेज़ों ने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से लूटा था। तो याद रखना, जो इलाहाबाद की संधि होती है, ये बक्सर के युद्ध हुआ था 1764, उसके हार जाने के कारण ये संधि होती है। तो उस समय जो शासक था वो मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय था। तो याद रखना, बढ़ते हैं। शाह आलम द्वितीय एक बक्सर के युद्ध में रहा है, और बात कर रहे हैं जो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ है, उसमें भी जो भारत का शासक था, दिल्ली का शासक था, वो शाह आलम द्वितीय ही था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब-ए-आलम जो खिताब दिया था बहादुर शाह ने, वो किसको दिया था? तो इसका सही आंसर होगा बख्त खान को। किसको? बख्त खान। जो 1857 की क्रांति के दौरान मुग़ल बादशाह ने बख्त खान को साहिब-ए-आलम बहादुर का खिताब प्रदान करा था। ठीक है, तो याद रखना, किसको? बख्त खान को। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? जो बंगाल है उसमें जो द्वैध शासन है, उसकी बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों, बंगाल में जो द्वैध शासन है उसकी जो तंत्र की शुरुआत करने वाला था वो था रॉबर्ट क्लाइव। क्या होता है, मैं अभी एक बार आपको बता देता हूँ। 1764 में साथियों युद्ध होता है बक्सर का, जिसमें भारतीय हार जाते हैं और अंग्रेज उस युद्ध को जीत जाते हैं। उस युद्ध के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इसकी यहाँ से इनको दीवानी प्राप्त हो जाती है। यहाँ से ये कर प्राप्त करने के कर लगाने और कर प्राप्त करने का अधिकार यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो अधिकार प्राप्त करते हैं ये होते हैं इलाहाबाद संधि के तहत, इलाहाबाद या प्रयागराज संधि के तहत। ठीक है, और ये जो इलाहाबाद संधि होती है 1765 में हमें देखने को मिलती है। इसके तहत ये द्वैध शासन, रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन लगा देता है। एक कर तो डायरेक्टर अंग्रेज़ों को जाता था, दूसरा कर मीर जाफ़र और मुकुंद राय वो एकत्रित करते थे, और उसमें से भी वो 90% कर अंग्रेज़ों को देते थे। 2 टैक्स इन्होंने लगा दिए, एक तो सीधा अंग्रेज़ों के पास जाता था, एक मीर जाफ़र जो वहाँ का जो नवाब बनाया जो वहाँ का, वो उनसे वो टैक्स इकट्ठा करते थे, और वो टैक्स का 90% भी अंग्रेज़ों को दे देते थे। इस प्रकार 2 टैक्स लग गए। द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत हमें कहाँ देखने को मिली है? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय देखने को मिली है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, वो किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? तो ये साथियों मारा गया था जो पुर्तगालियों का संघर्ष हुआ था उनके साथ ये मारा गया था। 1536 में बहादुर शाह, कौन साथियों? बहादुर शाह को उनके समझौते बहादुर शाह को उनके साथ समझौते करते समय पुर्तगालियों द्वारा जहाज़ पर मार डाला गया। जो बहादुर शाह था उनको और पुर्तगालियों के बीच एक समझौता होना था जहाज़ पर, और उसी में के उसका फ़ायदा उठाकर पुर्तगालियों ने उसको जहाज़ पर मार डाला था। ठीक है, याद रखना। तो किसने मारा था? तो पुर्तगालियों ने उसको मारा था। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? तो जो सिराजुद्दौला हैं जो प्लासी के युद्ध में हमें देखने को मिलते हैं, वो किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित कर दिया था? तो उन्होंने कलकत्ता का नाम अली नगर परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है साथियों, तो क्या होता है कि जो कलकत्ता है वहाँ का बंगाल का जो नवाब होता है वो होता है सिराजुद्दौला। उस समय साथियों जो अंग्रेज़ हैं और जो फ्रांसीसी हैं, ये दोनों अपनी जो बस्ती है उसकी घेराबंदी कर देते हैं, 4 दीवारी करना शुरू कर देते हैं।
सिराजुद्दौला के कहने पर फ्रांसीसी मान जाते लेकिन अंग्रेज़ नहीं मानते। तो उस समय जो 1756 में सिराजुद्दौला उन पर आक्रमण कर देता है और जो फोर्ट विलियम किला है उसको जीत लेता है। और वहाँ साथियों कुछ अंग्रेज़ों को वो एक कमरे में बंद कर देता है, जिसे ब्लैक होल घटना के नाम से जाना गया है। तो फिर उसके बाद जो सेना अंग्रेज़ के सेनाध्यक्ष रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और 1756 में प्लासी का युद्ध होता है और जिसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो इस क्वेश्चन का जो अलीनगर नाम जो सिराजुद्दौला ने परिवर्तित करा था वो कलकत्ता का था। तो याद रखना कलकत्ता का नाम अलीनगर परिवर्तित करा था और कलकत्ता को जॉब चरनाक के द्वारा स्थापित किया गया। जॉब चरनाक इसको बोल देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है? तो मैसूर का जो शेर है उसे टीपू सुल्तान उनको मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है। ये हैदर अली के जो पुत्र हैं, ये हैदर अली के पुत्र थे। ठीक है, हैदराबाद से ये बिलोंग करते हैं। 1782 में ये सिंहासन पर बैठते हैं। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद ये सिंहासन पर बैठते हैं। तो याद रखना जो मैसूर का शेर, ये शेर है मैसूर नाम से जाना जाता है, वो है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? तो टीपू सुल्तान का पिता का नाम था हैदर अली। 1782 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठते हैं। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। तो जो फ्रांसीसी हैं उन्होंने सूरत में पहला कारखाना कब खोला गया था? 1668 में खोला था, ये याद रखना। और पूछ ले क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने अपना पहला जो औपनिवेशिक बस्ती है पहला कारखाना वो कहाँ खोला था? वो खोला था सूरत में। ठीक है, तो याद रखना। तो फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और देश में दूसरा कारखाना स्थापित किया। तो दूसरा जो कारखाना स्थापित करा था साथियों वो करा था मूसलीपट्टनम में। मूसलीपट्टनम में इन्होंने दूसरा अपना कारखाना स्थापित करा था। तो याद रखना पहला करा था सूरत में 1667 में, दूसरा करा था मूसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी इसको जाना के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया? जो फ्रेंच थे उन्होंने जो पांडिचेरी है वो किससे प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा साथियों बीजापुर के जो सुल्तान थे उनसे, जो आदिल शाह थे उनसे इन्होंने ये पांडिचेरी प्राप्त करा था। ठीक है, याद रखना पांडिचेरी प्राप्त करा था बीजापुर के सुल्तान से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो वाडियार जो राजवंश है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा मैसूर में वाडियार राजवंश का जो शासन है वो देखने को मिलता है। और जो ये वाडियार राजवंश है एक हिंदू राजवंश था। ठीक है, जिसने 1399 से और 1950 तक आसपास इन्होंने शासन करा है। ठीक है, तो याद रखना वाडियार जो है ये एक हिंदू राजवंश था। ठीक है, और इसी में हैदर अली टीपू सुल्तान के पास जब वास्तविक सत्ता आई थी तो वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए और आक्रामक रूप से इन्होंने इसका विस्तार भी करा था। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? जो फ्रांसीसी हैं वो उनकी उपनिवेश की जो राजधानी रही है वो भारत में क्या रही है? तो वो रही है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी जो इसको पांडिचेरी भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी व्यापारिक केंद्र की स्थापना करी है वो पुडुचेरी में करी है। कहाँ करी है? और ये 1701 में यहाँ उन्होंने इसकी स्थापना ये करते हैं 1701 में। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? जो सवाई प्रताप सिंह ने वो किस स्मारक का निर्माण करवाया 1799 में? वो था हवा पैलेस यानी हवा महल।
जिसको हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल साथियों आपको हम सबको जयपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, जो जयपुर का हवा महल 1799 में सवाई जयसिंह के पोते सवाई जयसिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और जो ठीक है, और जो इसका डिज़ाइनर था वो इसका जिसने इसका डिज़ाइन बनाया था जो, ठीक है, तो वो थे लाल चंद उस्ताद ने इसका डिज़ाइन बनाया था। ठीक है, याद रखना, लाल चंद उस्ताद ने इसका डिज़ाइन बनाया था। और इसमें 953 खिड़कियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें झरोखा के नाम से जाना जाता है। 953, ठीक है, तो याद रखना 953 खिड़कियाँ हैं। हवा महल जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने, जो कि सवाई जयसिंह के पोते थे, और इसके जो डिज़ाइनकार हैं वो लालचंद उस्ताद हैं। 953 खिड़कियाँ हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। नवाब सिराजुद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण देश में करवाया था। जो सफदरजंग मकबरा है वो कहाँ करवाया था? सफदरजंग हॉस्पिटल भी हमें दिल्ली में देखने को मिलती है, तो मकबरा भी कहाँ देखने को मिलेगा? दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखना जो सफदरजंग है वो नवाब सिराजुद्दौला ने एक बगीचे में के बीच में स्थापित मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। प्रश्न नंबर 28, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार दोहन के लिए निगमित किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पूर्व और दक्षिण पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी वो 1600 ईस्वी में मिली थी। कब मिली थी? 1600 ईस्वी में मिली थी। ये एक्चुअल मिली थी 31 दिसंबर 1600 में। 31 दिसंबर 1600 में एक चार्टर एक्ट पर साइन करके जो ब्रिटिश महारानी थी उनसे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी, और जिस पे इनको अनुमति मिल गई थी। प्रश्न नंबर 29, वर्ष में देश मराठा द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। तो मराठा के द्वारा ब्रिटिशों को किया गया आत्मसमर्पण और से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी कहा जाता है। तो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हमें कब देखने को मिला था? तो इसका सही आंसर होगा 1818 में। किसमें? 1818 में जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध है, जिसमें मराठाओं की शक्ति समाप्त हो गई थी और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, वो था 1818 में। ठीक है, ये युद्ध चला था 1817 से 1818 के बीच। ठीक है, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पुर्तगालियों को हराया था वो किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही आंसर होगा सुवाली का युद्ध। किसका? सुवाली का युद्ध। ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों को सुवाली का युद्ध में हराया था। फ्रांसीसियों को वनडिवाश के युद्ध में हराया था, और भारत को बक्सर और पलासी में हराया था। बक्सर हमें देखने को मिलता है 1764 में, ये 1757 में देखने को मिलता है पलासी, और सुवाली युद्ध हमें देखने को मिलता है 1612 में, जिसमें पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। और दूसरा जो चार्ल्स द्वितीय थे, उनकी जो शादी होती है पुर्तगाली की जो राजकुमारी कैथरीन साथ होती है, और उन्हें दहेज में मुंबई भी दिया जाता है। तो याद रखना सुवाली के युद्ध में पुर्तगालियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था। सुवाली के युद्ध 1612 में। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? जो अवध का अंतिम नवाब था साथी वो कौन था? तो अवध है, जो अवध का जो अंतिम नवाब हमें देखने को मिलता है वो मिलता है साथियों वाजिद अली शाह।
मैं थोड़ा क्वेश्चन रुक के आंसर इसीलिए बता रहा हूँ ताकि साथियों अगर किसी के पास आंसर आते हैं तो अपने आंसर को टैली कर सके। ठीक है, तो वाजिद अली शाह है जो अवध का अंतिम नवाब माना जाता है। ठीक है, 1800 ये 1847 से 1856 तक रहा था। ठीक है, वाजिद अली शाह। प्रश्न नंबर 32, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाला समर्पण दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दिनांक पर हस्ताक्षर हुए। कहने का मतलब ये है भारत से जो पुर्तगाली गए थे वो कब गए थे। पुर्तगालियों का जो शासन रहा लास्ट में वो गोवा पे था, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ। क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है, गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ, पुर्तगाली भारत से कब गए, समर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कब किए गए। तो इसका आंसर होगा 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा मुक्त हो कर दिया गया था। ठीक है, 1961 में भारतीय सेना ने पुर्तगाली मछुआरों को मार डालने के बाद राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिससे एक मछुआरा मारा गया। सेना द्वारा 36 घंटे की कार्रवाई, 36 घंटे में जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे गोवा के मैनुअल एंटोनियो, ठीक है, ई सिल्वा, जो ई सिल्वा वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और भारत को गोवा का क्षेत्र सौंप दिया और वो भारत छोड़कर चले गए। तो याद रखना 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। मैंगलोर की जो संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। जो मैंगलोर की संधि होती है वो किन दो के बीच हुई थी, जिसमें से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो दूसरी कौन थी। तो इसका सही आंसर होगा टीपू सुल्तान। क्या सही आंसर होगा? टीपू सुल्तान इसका सही आंसर होगा। जो मैंगलोर की संधि है उस 11 मार्च 1784 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के जो शासक हैं, ठीक है, टीपू सुल्तान, उनके बीच में हुई थी। और इसी संधि के साथ ही दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था वो समाप्त हो गया था। कौन सा? दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1784 में। वाड़ गांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वाड़ गांव का जो सम्मेलन हुआ है वो किस वर्ष हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1779 में, 1779 में जो वांडी गांव के सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुआ था। क्या हुआ था? जो भारत में पहला मराठा युद्ध हुआ है वो 1775-82 के बीच में हुआ था। इसमें रघुनाथ राव पेशवा जो एक मराठा संघ के नाम मात्र नेता थे, कम से कम अपने नवजात भतीजे के लिए राज प्रतिनिधि नियुक्त किए गए और इसी के साथ ही ये प्रथम मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, याद रखना 1779 में वाड़ गांव सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो 1774 में जो रोहिल्ला युद्ध हुआ था उसमें किस नवाब ने हराया था? रोहिल्ला को किस नवाब ने हराया था? वो था शुजाउद्दौला। एक साथियों शुजाउद्दौला, एक सिराजुद्दौला, दोनों अलग अलग है, याद रखना। जो प्रथम रोहिल्ला युद्ध मुगल सम्राट की ओर से अवध के नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा लड़ा गया, जिसमें रोहिल्ला के खिलाफ एक दंडात्मक अभियान चलाया और रोहिल्लन उन अफगान हाईलैंडर्स को कहा जाता है जो उत्तरी भारत के रोहिलखंड में बसे थे। ठीक है, रोहिल्ला में जो युद्ध हुआ था 1774 में, रोहिल्ला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें रोहिल्ला हार गए थे। श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है? श्रीरंगपट्टनम जो किला हमें देखने को मिलता है वो साथ में देखने को मिलता है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली। जो 1757 की लड़ाई देखने को मिली है साथियों, वो मिली है हमें पलासी की लड़ाई।
ठीक है। प्लासी की लड़ाई के बाद उन्होंने राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद तो उन्होंने साथियों भारत पर पूरी तरीके से एक तरीके से पूरी राजनीतिक शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान के बाद जो बंगाल का नवाब बना था वो बना था सिराजुद्दौला। जो उनके अलीवर्दी खान का कोई लड़का नहीं था, तो जो सिराजुद्दौला था उसको ये उनके नवासे थे, यानी कि लड़की के बेटे थे। तो उसी को सिराजुद्दौला को वही गद्दी पर बैठ गए। ये 23 साल की उम्र बैठे और प्लासी के युद्ध में इनकी हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला की हत्या प्लासी के युद्ध में कर दी गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई है जो 1761 में लड़ी गई है। कब लड़ी गई है? 14 जनवरी 1761 में। 3 हुई है पानीपत की 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई। 1556 अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई। और तीसरी हुई थी इसकी पानीपत की तीसरे 1761 में, जिसमें मराठा और अहमद साली के बीच हुई, जिसमें अहमद साली की जीत हुई। अब बात कर लेते हैं कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो किस किस के बीच हुई। तो इसका सही आंसर होगा मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य। दुर्रानी साम्राज्य अफगानी शासक था, वो था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। और जो मराठा की तरफ से लड़ा था वो सदा शिवराव भाऊ के बीच ये लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, जो अहमद शाह है दुर्रानी सेना का नेतृत्व कर रहा था। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेज़ों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो इसका सही आंसर होगा साथियों वाडियारों के द्वारा शासन किया गया। किसके द्वारा? वाडियारों का। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसके बाद टीपू सुल्तान पराजित हो गए और उन्हें मार दिया गया। और श्रीरंगपट्टनम और मैसूर के आसपास के मुख्य क्षेत्र पर वाडियार राजवंश को बहाल कर दिया गया। ठीक है, वाडियार राजवंश जो कि हिंदू राजवंश था। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो बंगाल का नवाब बना था साथी, वो बना था सिराजुद्दौला। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो सिराजुद्दौला इसका असली लड़का नहीं थे, इसकी लड़की के लड़के थे, नवासे थे। तो अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं होने के कारण सिराजुद्दौला अपने आप को वहाँ का नवाब घोषित कर लेते हैं। और 1757 प्लासी के युद्ध में सेनापति मीर जाफर के धोखे देने के कारण ये प्लासी का युद्ध हार जाते हैं और इनकी हत्या कर दी जाती है और बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बना दिया जाता है। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? जो पुर्तगाली थे उन्होंने गोवा को किस वर्ष अधिकृत करा था? तो जो 1500, मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, जो 1510 है। ठीक है, 1510 में जो मैंने शुरुआत में बताया था आपको, अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। कौन? अल्बुकर्क। ये आदिल शाही जो सुल्तान हैं उनसे गोवा को जीत लेते हैं। ठीक है, और पुर्तगाली 1510 में गोवा जीतते हैं और 19 दिसंबर 1961 को ये गोवा को मुक्त करते हैं। तो तकरीबन काफ़ी 300-350 सालों तक इन्होंने गोवा पर राज करा है। मयूरभंज जिले किस राज्य में स्थित है? जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। तो अंतिम रियासत जो मयूरभंज है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों, जो मयूरभंज है वो हमें देखने को मिलती है उड़ीसा में। कहाँ?
मयूरभंज जो उड़ीसा का एक ज़िला है, 30 ज़िलों में से एक ज़िला, क्या नाम है, उड़ीसा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उड़ीसा का सबसे बड़ा ज़िला है। मयूरभंज सबसे बड़ा ज़िला कौन सा उड़ीसा का, मयूरभंज है। मयूरभंज के महाराजा सर प्रताप चंद्र भंज देव ने 1948 में भारत के विलय पर हस्ताक्षर करे थे। 1948 में भारत के विलय पर हस्ताक्षर करके इसे भारत में शामिल कर दिया गया और 1949 में ये उड़ीसा का एक ज़िला बन गया था। तो मयूरभंज कहाँ का है, उड़ीसा का। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष देश में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी या पुडुचेरी की छीन कर उस पर कब्जा कर लिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुडुचेरी पर या पांडिचेरी पर कब्जा कब करा? तो साथियों इसका सही आंसर होगा 1761 में। 1761 में इन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया था। क्या हुआ था, वानडिवास का युद्ध होता था 1760 में। उस युद्ध हारने के बाद इन्होंने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी 1761 में छीन लिया था। तो आज के लिए साथियों इतने ही, मिलते हैं इसके पार्ट नेक्स्ट 2 में। तो अभी के लिए सभी का धन्यवाद।